Okay, bachcho, we are going to talk about CPA, critical path analysis today. CPA, as I've written here in front of you, is a planning technique that identifies all tasks in a project, puts them in a correct sequence and allows for the identification of critical path. ये मैंने कुछ चीजें रिपीट भी खैर इसमें कर दी, and allows for the identification of critical path. Okay. क्रिटिकल पाथ क्या होता है? आखिरी लफ्ज हमने इसमें यूज किया, द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम फॉर द होल प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द एग्रीड डेट. और फिर नेटवर्क डायग्राम की डेफिनेशन, द डायग्राम ऑफ सीपीए क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की जो डायग्राम है वो नेटवर्क डायग्राम कहलाती है. ये क्या होती है? हमने पढ़ा, पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे कि हम साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग करते हैं. वी आइडेंटिफाई द फ्यू एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद वन अनदर. हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि अच्छा एक दूसरे के साथ हो सकती हैं, तो इट कैन सेव अवर टाइम. अगर हम ये काम डायग्राम के फॉर्म में करें, हम इसको ड्रॉ करके देखें अपनी एक्टिविटीज को, तो एक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कहलाती है. और इस डायग्राम को जो हम बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम कहलाती है. उन एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन जो एक दूसरे के साथ हो सकती हैं, हेंस कैन हेल्प अस इन सेविंग द टाइम ऑफ आवर प्रोजेक्ट. ये जो क्वेश्चन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेटा हमें कुछ इस तरह से गिवन होगा. यहाँ हमें एक्टिविटी का नाम गिवन होगा, A, B, C, D, E मिसाल के तौर पर. यहां हमें एक्टिविटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसे प्रीसीडिंग एक्टिविटी कहते हैं. Preceding activity is the activity that has to be finished before the start of another activity. Preceding activity is the activity that has to be finished before the start of another activity. Let me give you a few examples before we proceed. बच्चे, आई वाज सेइंग कि इस तरह का टेबल हमें पेपर में गिवन होगा और एक्टिविटी ए बी सी डी एक्टिविटीज के नाम हैं, कुछ और भी लिखा हो सकता है, ए बी सी डी भी लिखा हो सकता है, ए की जगह प्लानिंग लिखा हो सकता है, बी की जगह कंस्ट्रक्शन लिखा हो सकता है, सी की जगह फॉल सीलिंग लिखा हो सकता है, कुछ भी. और ड्यूरेशन इसी तरह वीक्स में लिखा हो सकता है या डेज में लिखा हो सकता है. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट्स गिवन इन डेज और वीक्स. अच्छा, प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है? An activity that has to be finished before the start of another activity. But so we need to take the example of construction to understand what is preceding activity. आप लोगों को पता है कि जब तक दीवारें नहीं बनेंगी छत नहीं बन सकती. Roof cannot be constructed. So for the construction of roof, the construction of a wall is the preceding activity. सीमेंट वॉल्स पे नहीं हो सकता जब तक वॉल्स खुद ना बनी हो. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर सीमेंटिंग. और पेंट नहीं हो सकता वॉल्स पे जब तक सीमेंट ना हो, तो वो कहेंगे सीमेंटिंग विल बी द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर द पेंटिंग. इसी तरह फॉल सीलिंग नहीं हो सकती जब तक छत खुद ना बनी हो, तो हम कहेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूफ विल बी द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर द फॉल सीलिंग. फिटिंग्स नहीं हो सकती घर में जब तक पेंट ना हुआ हो मिसाल के तौर पे, तो हम कहेंगे पेंटिंग विल बी द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर द फिटिंग्स, फॉर एग्जांपल एसी फिटिंग्स एंड ऑल दैट. तो ये जो कोई एक्टिविटी जिसपे अगली वाली डिपेंडेंट होती है उसको हम प्रीसीडिंग एक्टिविटी कहते हैं. इफ देयर इज अ डैश इन फ्रंट ऑफ ए, यूं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि A इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. A कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, नॉट इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एक्टिविटी. इफ B के आगे A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इफ A विल बी फिनिश्ड ओनली देन B कैन बी स्टार्टेड. एंड इफ C के आगे A और B दोनों लिखे हुए हैं तो इसका मतलब होगा कि A एंड B बोथ विल बी फिनिश्ड देन ओनली वी कैन स्टार्ट C. अगर D के आगे हमने C लिखा है तो इसका मतलब है C विल बी फिनिश्ड एंड D विल बी स्टार्टेड. और D के आगे हमने C और D लिखा है तो इसका मतलब है C और D दोनों फिनिश होंगे, तो तभी E एक्टिविटी शुरू हो सकती है. इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि A is dependent on none, B is dependent on A, C is dependent on A and B, D is dependent on C and E is dependent on C and D. तो ये इस तरह का टेबल जो है वो पेपर में हमें गिवन होगा. I'll show you a table and we'll try to construct the diagram. एक मिनट सर. जी बेटे. सर ये जो नहीं प्लस करेंगे 12 बड़ी अमाउंट है बेटे. ये देखो 75 प्लस 12 का आंसर 89 था. अब हम ये देख रहे हैं कि 89 माइनस 6 से 83 आया है. ये तो एक ही लाइन है ना, 83 पे तो दो लाइनें क्लोज नहीं हो रही. लोग यहाँ पे एक ही लाइन आ रही है ना, ये वाली देखो. कोई दूसरी लाइन है? दूसरी लाइन तो इधर आ रही है, उसको हम सेपरेटली करेंगे सर. लेकिन जो 83 वाली वो भी एंड नोट के साथ कनेक्ट हो रही है. वो उसकी लाइन कौन सी है? एच वाली है या एफ वाली है? देखो
एज वाली है। तो एज को 89, एज की वैल्यू कितनी है? 6। तो 89 माइनस 6 अच्छा करके क्या निकला? ठीक है सर, हाँ 83 सर, सही समझ आ गया। हमजा, यू हैव अ क्वेश्चन? नो। ओके, तो अब देखें, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस अपनी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे दो लाइंस क्लोज हो रही हैं, 83 माइनस 8 और 89 माइनस 12। तो अब हम दोनों को माइनस करेंगे एंड विच एवर द आंसर इज स्मॉलर वो लिखेंगे। यानी 83 माइनस 8 या 89 माइनस 12, कौन सा आंसर स्मॉलर है? जाहिर 83 माइनस 8 का आंसर स्मॉलर होगा, दैट इज 75। तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद 75 माइनस 15, 75 माइनस 30, विच एवर इज द स्मॉलर, जाहिर है 75 माइनस 30, आंसर इज 45। उसके बाद 45 माइनस 30, 45 माइनस 10, whatever is the smaller, 45 minus 30 is the smaller, that is 15। उसके बाद 15 minus 15, आंसर is 0। बाज दफा यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज भी क्लोज हो रही होंगी, तो हमने जो सब अगर किसी एक से 0 आ रहा होगा तो वी विल एक्सेप्ट दैट। तो दिस इज द वे, सर जो ये दिस इज द वे सर ये वी। इसमें जी हसन जी बेटे। सर ये जो अर्लीस्ट ईएसटी और एलएफटी सेम आते हैं हमेशा? नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं, ये एक आसान सवाल था इसलिए इसमें सेम आए। ओके, तो किसी एक से उसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हम एक और कैलकुलेशन इसमें से सीखते हैं जो हमें 1 मार्क के लिए यूजुअली टेस्ट होती है। द एग्जामिनर आस्क्स फ्रॉम अस कि व्हाट इज द क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ क्या है इन एक्टिविटीज का एक, और क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है। तो मिनिमम ड्यूरेशन होती है बेटे वो सबसे लास्ट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की होती है, यानी 89 डेज। इसका मतलब है कि 89 डेज कम से कम चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब है कि 89 डेज कम से कम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इस बात का मतलब 89 का डे। एक दूसरी बात जो हमसे पूछता है वो क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ कहते हैं उन मेन एक्टिविटीज को जो कि रिक्वायर्ड थी लाजमी तौर पे इस मेन एक्टिविटीज जो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी मैक्सिमम टाइम उन पे स्पेंड हुआ है और बाकी एक्टिविटीज विद देम अदर परफॉर्म हुई हैं। जैसा कि अगर हम देखें ये 89 कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस 89 की कैलकुलेशन कैसे हुई है। लुक, ए की मदद से क्योंकि उसके साथ कोई और एक्टिविटी नहीं थी, फिर बी की मदद से क्योंकि बी पे 30 डेज लग रहे थे और सी पे तो 10 लग रहे थे, तो बी तो हो रहा था 30 डेज में और सी विद दैट एक्टिविटी एडिशनली हो गया 10 डेज उस पर लग गए। और फिर डी पे 30 डेज लगे और ई पे 15 लगे। इसका मतलब है मेजर एक्टिविटी कौन सी थी? डी थी, जिसपे मेन डेज लग रहे थे और साथ ही में क्या हो गया? ई हो गया। उसके बाद हमें पता है कि ये 83 कैसे कैलकुलेट हुआ, इस जी की हेल्प से और इस एच की हेल्प से 89, और उस ये चूंकि 8 और 6 14 है तो ये मेजर एक्टिविटीज है और एफ 12 है तो ये स्मॉलर एक्टिविटी है। तो मेजर एक्टिविटीज कौन सी थी? जी और एच थी, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम अपना क्रिटिकल पाथ लिखेंगे, दैट विल बी ए मेजर एक्टिविटी, बी मेजर एक्टिविटी, डी मेजर एक्टिविटी, जी मेजर एक्टिविटी और एच मेजर एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज हैं जो मेन एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से हमारा क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट हुआ है। ये वो एक्टिविटीज थी जो अल्टीमेटली हमें रिक्वायर्ड थी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो इनको इसलिए हम क्या कहते हैं? हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाती हैं। ओके बच्चों, एक और कैलकुलेशन जो हमसे करवाई जाती है क्विकली उसको भी जरा देख लेते हैं, दैट इज टोटल फ्लोट। बच्चों टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कि इतना कितना डिले कर सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट डिले ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टोटल फ्लोट बोलते हैं। यानी इसको दूसरे लफ्जों में अगर मैं सिंपली कहूं तो फ्लोट मतलब फ्री टाइम, कि एक एक्टिविटी के करते हुए आपके पास कितना फ्री टाइम था। जैसे कि अगर हम बी को अगर हम देखें तो बी पे 30 डेज स्पेंड हो रहे थे, जबकि सी पे कितने लग रहे थे? 10 डेज लग रहे थे, लेकिन हम इनको इकट्ठा ही परफॉर्म कर रहे थे। इसका मतलब है कि बी पे 30 डेज और सी पे 10 डेज, तो सी अगर पहले 10 दिन में आप मुकम्मल कर लेंगे तो अगले 20 दिन तो फ्री होंगे।
तो हम सी को 20 दिन बाद भी तो शुरू कर सकते थे। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल फ्लोट को विद द फार्मूला दैट इज कॉल्ड LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। फॉर एग्जांपल हमें एग्जामिनर कहता है कि एक्टिविटी बी पे हमें टोटल फ्लोट कैलकुलेट करके दें, तो एक्टिविटी बी को देखेंगे। एक्टिविटी बी का LFT क्या है जहां वो क्लोज हो रही है, यानी 45 माइनस ड्यूरेशन कितना था 30 माइनस EST कितना है 15। आंसर इज 0। इसका मतलब है कि बी वाज अ मेन एक्टिविटी, उस पे कोई भी फ्री टाइम नहीं था। अब सी पे कैलकुलेट करें, दैट विल बी 45 माइनस 10 माइनस 15। आंसर इज, क्या आंसर आया बच्चों? 45 माइनस 10 माइनस 15 तो रहे हैं सारे 20 इज द आंसर। इसका मतलब है तो कि बी का अगर LFT हम 45 लेट मी कैसे? कंप्लीट, अगर हम सी 20 डेज बाद भी शुरू करते तो तब भी सी मुकम्मल हो जाता, क्योंकि सी को करने के बाद भी 20 डेज हमारे पास फ्री थे। हमजा, लिसन टू योर क्वेश्चन, लेट मी राइट अनदर इक्वेशन और फिर आई विल कम बैक। ओके, उसके बाद वी हैव अनदर फ्री टाइम कैलकुलेशन दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट वो ड्यूरेशन है कि एक एक्टिविटी कितना डिले हो सकती है कि हमारी अगली एक्टिविटी डिले ना हो। फ्री फ्लोट की कैलकुलेशन हम करते हैं बाय द फार्मूला दैट इज EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST ऑफ दिस एक्टिविटी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट फ्री फ्लोट। और फ्री फ्लोट मैंने बताया क्या है, वो फ्री टाइम है जिसमें हम एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं कि उसकी वजह से अगली एक्टिविटी डिले ना हो। तो दीज वर फ्यू कैलकुलेशंस अटैच्ड विद दिस इक्वेशन। अब आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चंस।